नमस्कार एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 क्लाइडोस्कोप की पोइट्री टाइम एंड टाइम अगेन जो कि ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, उसकी आज हम समरी पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। और ये सिर्फ समरी नहीं है, यही जिस्ट भी है। जिस्ट से क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ये लिखना है, और अगर सेंट्रल आइडिया या थीम पूछा जाए तब भी आप इसको लिमिटेड वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं समरी टाइम एंड टाइम अगेन, ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, हम वैसे इसको बहुत डिटेल में टाइम एंड टाइम अगेन पोइट्री को पढ़ चुके हैं। अभी सीधे समरी पे आते हैं। इन द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, तो कौन सी कविता में? टाइम एंड टाइम अगेन जो कविता है इसमें द पोइट टॉक्स अबाउट कम्युनल स्ट्राइप्स। तो कवि किसके बारे में बात करते हैं इसमें? कम्युनल स्ट्राइप्स। कम्युनल मानी सांप्रदायिक जो झगड़े हैं, स्ट्राइप्स मानी डिस्प्यूट से जो झगड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। विच क्या? जो झगड़े हैं जो कि ऑफन टेक प्लेस, जो कि हो जाते हैं, कभी भी हो जाते हैं। टेक प्लेस का मतलब झगड़ों का हो जाना, हो जाते हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। किन के बीच में? विभिन्न कम्युनिटीज़, संप्रदायों के बीच में, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में कभी भी हो जाते हैं। ऐसे झगड़ों के बारे में टाइम एंड टाइम अगेन जो पोइट्री है इसमें अपने कवि बात करते हैं। द प्राइमरी पर्पज और थीम ऑफ द पोएम इज द कंडेमनेशन ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स। तो इस कविता का, इस पोएम का प्राथमिक मेन पर्पज या थीम क्या है? तो इस कविता की प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी उद्देश्य या थीम है, क्या है? द कंडेमनेशन मानी निंदा करना, आलोचना करना। किसकी आलोचना करना? ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स, जो धार्मिक आधार पर जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी इसमें निंदा की गई है। इसकी मेन थीम पर्पज यही है, प्राइमरी पर्पज इसका टाइम एंड टाइम अगेन का। द पोइट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट टू कंडेम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द पोएम एंड टू स्टॉप प्रोपगेशन ऑफ हेट्रेड अमंग रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। द पोइट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट, तो कवि ने क्या किया है? इसमें प्रयास किया है। कविता में पोइट ने प्रयास किया है क्या करने का? टू कंडेम, आलोचना करने की। आलोचना का प्रयास किया है। किसकी आलोचना? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो धार्मिक झगड़े हैं उनकी आलोचना करने का। जो धार्मिक झगड़े थ्रू द पोएम, इस कविता के द्वारा धार्मिक झगड़ों का आलोचना करने का प्रयास किया है। एंड टू स्टॉप, और किसका प्रयास किया है? टू स्टॉप, रोकने का प्रयास किया है। द प्रोपगेशन ऑफ हेट्रेड, प्रोपगेशन मानी प्रसारण, फैलाव। तो जो फैलाव है ऑफ हेट्रेड मानी नफरत, और किसको प्रयास किया है? रोकने का, जो नफरत फैलती रह रही है, जो नफरत का फैलाव है, प्रसारण है, उसको रोकने का प्रयास किया है। अमंग रिलीजन्स कम्युनिटीज़, धर्मों के बीच में और संप्रदायों के बीच में जो हेट्रेड फैल रही है, प्रोपगेशन हो रही है, उसको रोकने का प्रयास किया है। और क्या प्रयास किया है इसके अंदर? और कंडेम का प्रयास किया है, निंदा करने का प्रयास किया है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो आगे देखिए, द पोइट हैज़ फोकस्ड ऑन द नीड टू डेवलप रेशनल रीजनिंग एंड टू हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फॉल्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ रिलीजन्स। तो द पोइट जो कवि है, हैज़ फोकस्ड, उन्होंने फोकस्ड किया है, ध्यान दिया है, ध्यान केंद्रित किया है ऑन द नीड, की आवश्यकता है, इस आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन सी आवश्यकता? टू डेवलप रेशनल रीजनिंग मानी तर्कसंगत समझदारी, कि तर्कसंगत हमारी सोच है वो कैसे होनी चाहिए, कैसे विकसित होनी चाहिए? तर्कसंगत होनी चाहिए। एंड टू हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, और हमारे अंदर किसकी आवश्यकता है? उस योग्यता का होने की आवश्यकता है। कौन सी योग्यता की? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फॉल्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ रिलीजन्स, कि ऐसी योग्यता हमारे अंदर आ जाए, ऐसी योग्यता हमारे अंदर विकसित हो जाए जिससे हम पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर सके द फॉल्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ रिलीजन्स, जो धर्म के नकली झूठे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ठेकेदार है धर्म के, जो धर्म को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो लेकिन वो फॉल्स है, जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उनको हम पहचान सकें। ये एबिलिटी भी हमारे अंदर आ जाए, ये पोइट ने इस कविता में फोकस किया है, ये डेवलप हो जाए हमारे अंदर। आगे देखिए, द पोइट एक्सप्लेन्स द वेरियस प्रोबेबल रीजन्स फॉर शोइंग द रॉन्ग टाइम बाई द डिफरेंट क्लॉक टावर्स इन ओल्ड वेल मैनेज सिटी। हमने देखा था कि जो क्लॉक टावर्स है, जो सारे दिन घंटे बजाते रहते हैं, टाइम दिखाते रहते हैं, पर परेशानी क्या आ जाती है कि जो अलग अलग जो टाइम बताने वाले जो घंटाघर हैं, वो सभी के सभी क्लॉक टावर्स अलग अलग टाइम बता रहे हैं, तो वहाँ पे परेशानी है। तो फिर कवि ने एक्सप्लेन, समझाया, इसके अंदर बताया है द वेरियस प्रोबेबल रीजन्स, विभिन्न प्रकार के संभावित कारण बताए हैं। फॉर शोइंग द रॉन्ग टाइम, गलत टाइम दिखाई जाने के, बाय द डिफरेंट क्लॉक टावर्स, अलग अलग क्लॉक टावर्स के द्वारा
इन ओल्ड वेलमेने सिटी, किसी भी पुराने शहर के जो ओल्ड वेलमेने सिटी के जो क्लॉक टावर्स हैं, अलग अलग क्लॉक टावर्स को क्या कर रहे हैं, रॉन्ग टाइम दिखा रहे हैं। और रॉन्ग टाइम क्यों दिखा रहे हैं, इसके लिए कवि ने कुछ विभिन्न प्रकार के संभावित कारण यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ये हमने देखा था इससे पढ़ते टाइम। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि दैट की द डिफरेंट क्लॉक टावर्स ऑफ द सिटी, तो जो अलग अलग जो घंटाघर है सिटी के, शहर के टाइम दिखाने वाले जो टावर्स हैं शहर के, क्रिएट अ डिफरेंट सिक्वेंस ऑफ साउंड्स, की उन्होंने क्या कर लिया है, क्यों टाइम अलग अलग आ रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्रिएट बन गया है अ डिफरेंट सिक्वेंस, अलग अलग क्रम बन गया है, ऑफ साउंड्स, ध्वनियों का। आफ्टर 30 मिनट्स, किसके बाद में, जब हर 30 मिनट के सीक्वेंस के बाद में जब इन क्लॉक टावर्स को बजाया जाता है, तो इसकी वजह से जो अलग अलग क्लॉक टावर्स हैं उनमें सीक्वेंस आ गया है, डिफरेंट सीक्वेंस आ गया है, ये कारण दिया है एक तो। और या फिर बिकॉज ऑफ द वेरिंग रॉ मटेरियल्स यूज टू बिल्ड द गोंग्स, या फिर दूसरा कारण क्या दिया है, बिकॉज ऑफ द वेरिंग मानी विभिन्न प्रकार का, विविध प्रकार का रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, यूज टू बिल्ड द गोंग्स, तो जो घंटे हैं क्लॉक टावर के जो घंटे, उनको बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसमें वेरिंग है, मतलब वेराइटी आ गई है, थोड़ा विभिन्नता आ गई है, किसी में कुछ ज़्यादा हो गया, किसी में कुछ ज़्यादा हो गया धातु को बनाने में, तो वहाँ पे वेराइटी अलग अलग हो गई है उनको बनाने में। तो इस वजह से भी क्लॉक टावर्स का टाइम अलग अलग बताया जा रहा है। सिंबल लिया गया है ना, ये क्लॉक टावर सिंबल है। आगे देखो, द पोइट रेफर्स टू स्विट्जरलैंड बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट रेपुटेबल हब ऑफ द क्लॉक और वॉच मैन्युफैक्चरिंग। तो पोइट रेफर्स टू स्विट्जरलैंड, फिर कवि क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जैसे कविता में, तो कवि स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, उसको संदर्भित करते हैं, रेफर करते हैं स्विट्जरलैंड को। क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि ये जो स्विट्जरलैंड है कंसिडर्ड माना जाता है द मोस्ट रेपुटेबल हब ऑफ द क्लॉक और वॉच मैन्युफैक्चरिंग, किसके लिए, सबसे ज़्यादा जो रेपुटेबल, शान वाला, प्रतिष्ठित, सबसे जाना माना हब केंद्र माना जाता है ऑफ द क्लॉक और वॉच मैन्युफैक्चरिंग, घड़ियाँ जो बनाने का केंद्र है उसका सबसे मोस्ट रेपुटेबल हब माना जाता है स्विट्जरलैंड। इस वजह से इसको यहाँ पे रेफर किया गया है कवि की तरफ से। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि स्विट्जरलैंड क्यों आया है यहाँ पे, है ना, छोटा प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना। द पोइट गिव्स रीजन्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन स्विट्जरलैंड अ मैन्युफैक्चरर्स हैंड स्वीवर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो पोइट गिव्स रीजन्स, तो फिर कवि कारण देता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी, की कुछ संभावना लग रही है, एक संभावना ये लग रही है कि दैट की इन स्विट्जरलैंड, की स्विट्जरलैंड में अ मैन्युफैक्चरर्स हैंड सीवर्ड, जब मैन्युफैक्चरर मतलब जो घड़ी बनाने वाला है उसके हाथ सीवर्ड काप गए होंगे, उसके सीवर्ड हाथ क्या हो गए, सीवर हो गए, काप गए होंगे। सेकंड हैंड बताया था ना, मेकर्स सेकंड हैंड इन स्विट्जरलैंड, तो मैन्युफैक्चरर के हैंड क्या हो गए, सीवर्ड हो गए ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस निर्माण गतिविधि के दौरान, घड़ी के निर्माण के दौरान में हाथ काँप गए। इस वजह से भी हो सकता है कि जो अलग अलग क्लॉक टावर्स हैं उनमें अलग अलग टाइम दिखाया जा रहा है। विच रिजल्टेड, जिसके कारण ही जो हाथ काँप गए घड़ी को बनाते टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, विच रिजल्टेड, जिसके परिणाम स्वरूप इन डिफरेंट क्लॉक टावर्स गोंग्स रिंगिंग एट डिफरेंट टाइम्स, इस वजह से जो अलग अलग क्लॉक टावर्स के जो गोंग्स है वो अलग अलग टाइम पे क्या हो रहे हैं, रिंगिंग हो रहे हैं, बज रहे हैं। आगे चलिए, द पोइट रेफर्स टू द डोनर्स, फिर उसके बाद कवि किसको संदर्भित करता है, किसका नाम लेता है, किसको मेंशन करता है, डोनर्स स्विम की बात की गई थी, है ना, कोमेमोरेटिंग द डोनर्स स्विम। द पोइट रेफर्स टू द डोनर्स हु मेक डोनेशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक टावर्स। तो यहाँ पे उन डोनर्स की बात की गई है जो इन क्लॉक टावर्स को कंस्ट्रक्शन बनाने में जिन्होंने डोनेट किया है, दान दिया है। तो द डोनर्स आर प्रैक्टिकली द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रिलीजन, पर वास्तव में डोनर्स कौन है यहाँ पे, आर प्रैक्टिकली, अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, तार्किक रूप से बात करें, सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो जो डोनर्स हैं प्रैक्टिकली द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के ठेकेदार हैं, दैट स्प्रेड एंड प्रोपगेट डिफरेंसेज अमंग ह्यूमन, जो कि क्या करते हैं ये धर्म के ठेकेदार, स्प्रेड फैलाते हैं, प्रोपगेट का माने भी फैलाना, प्रसारण करना, फैलाते हैं, प्रसार करते हैं, डिफरेंसेज दूरियों को, अमंग ह्यूमंस इंसानों के बीच में दूरियों को फैलाते हैं, प्रसार करते हैं। तो डोनर्स यहाँ पे ये हैं, ये प्रश्न बनता है डोनर्स यहाँ पे किन के लिए आया, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रिलीजन। द पोइट मेंशंस द 3 डिफरेंट रिलीजन्स, फिर क्या करता है कवि, आगे पढ़ते हैं हम तो क्या पढ़ते हैं, 3 जो विभिन्न धर्म हैं, 3 अलग अलग धर्म हैं, इनका मेंशन किया जाता है, इनका नाम मेंशन किया जाता है, कौन कौन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म।
एंड सेज, और फिर इनका नाम मेंशन करके, और कवि क्या कहते हैं दैट सेज कहते हैं दैट देयर प्रैक्टिशनर्स, की जो इन धर्मों के प्रैक्टिशनर है, ओकेजनली कभी कभार, प्रैक्टिशनर कौन, इन धर्मों के जो अनुयायी हैं, इन धर्मों के, यहाँ पे प्रैक्टिशनर का मतलब वो कौन हो गया, इन धर्मों के जो मानने वाले हैं, वो ओकेजनली कभी कभी हैव ए कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, कॉर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। तो जो इन धर्मों के, इन जो धर्म बताएं, इनके जो धर्म के प्रैक्टिशनर्स हैं, ओकेजनली मतलब कभी कभार ही, बहुत ही कम, हैव ए कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, कभी कभार बहुत कम मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। बट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर समय, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय, दे आर इंटेंगल्ड इन कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स, दे आर इंटेंगल मानी उलझे हुए रहना, लगे हुए रहना, फंसे हुए रहना। तो ज़्यादातर टाइम, लेकिन ओकेजनली तो कॉर्डियल मित्रतापूर्ण संबंध रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर समय दे आर इंटेंगल, वे उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं इन कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टेंट लगातार डिस्प्यूट्स, वाद विवादों में, झगड़ों में, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये इन वाद विवादों में, झगड़ों में इंटेंगल्ड रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, फंसे रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। द पोइट पुट्स फॉरवर्ड अ पिक्चर ऑफ वॉट हैपन्स पोस्ट द राइट, फिर यहाँ पे जो पोइट है पुट्स फॉरवर्ड ए पिक्चर, क्या करते हैं, एक आगे हमें फिर एक तस्वीर हमारे सामने लाते हैं, एक इमेजरी हमारे सामने लाते हैं, ऑफ वॉट हैपन्स, किसकी, कि क्या होता है, फिर क्या होगा, पोस्ट द राइट, पोस्ट मानी आफ्टर द राइट, राइट मानी दंगे, कि दंगे के बाद क्या क्या होता है, उसकी एक तस्वीर कवि हमारे सामने पुट फॉरवर्ड करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ही सेज, और फिर वो कहते हैं कि अ डे, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन वी नोटिस, जब हम नोटिस करेंगे, जब हम ध्यान देंगे, द क्लॉक टावर आफ्टर द राइट्स एंड, कब, किसको नोटिस करेंगे, किसी क्लॉक टावर को नोटिस करेंगे, आफ्टर द राइट्स एंड, दंगे खत्म हो जाने के बाद, लड़ाइयाँ दंगे खत्म हो जाने के बाद जब हम किसी क्लॉक टावर को नोटिस करेंगे, एंड ऑब्जर्व, तो हम देख पाएंगे, हम अवलोकन कर पाएंगे, दैट की द क्लॉक टावर वॉज डिस्ट्रॉयड, कि क्लॉक टावर खुद ही क्या हो चुका है, अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है, जो क्लॉक टावर लड़ाइयाँ करवाता था, वो क्लॉक टावर खुद ही क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है उसी लड़ाई के चपेट में आकर। एंड इज एन आईलेस एंटिटी, और अब कैसा बन चुका है वो क्लॉक टावर, क्लॉक टावर मतलब रिलीजन, वो क्लॉक टावर कैसा बन चुका है, आईलेस एंटिटी, एंटिटी मतलब जिसका अस्तित्व वजूद कैसा हो गया है, आईलेस हो गया है, मतलब वो अब कुछ भी देख नहीं पा रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं बता सकता है, मतलब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बिल्कुल नगण्य हो चुका है वो क्लॉक टावर या फिर वो धर्म। द रूइंड क्लॉक टावर सिंबलाइजेज द अनट्रू एंड इनअप्रोप्रिएट प्रीचिंग्स स्प्रेड बाय इनकॉम्पिटेंट प्रीचर्स ऑफ रिलीजन्स। तो देखो अब यहाँ पे फिर तो क्लॉक टावर, जो रूइंड क्लॉक टावर है, मतलब जो टूट फूटा हुआ, नॉकड आउट क्लॉक टावर की बात हुई थी, तो नॉकड आउट क्लॉक टावर, रूइंड क्लॉक टावर सिंबलाइजेज, वो यहाँ पे प्रतीक है, द अनट्रू एंड इनअप्रोप्रिएट प्रीचिंग्स, इसका प्रतीक है अनट्रू, अनट्रू मतलब झूठा, नकली, गलत और अनुचित, इनअप्रोप्रिएट अनुचित उपदेशों का स्प्रेड, जो कि फैलाई गई थी, जो कि फैलाई जाती है, जो कि उपदेश फैलाई जाते हैं बाय इनकॉम्पिटेंट प्रीचर्स ऑफ रिलीजन्स, किनके द्वारा फैलाई जाते हैं ऐसे उपदेश, झूठे और नकली उपदेश, गलत उपदेश, किनके द्वारा, इनकॉम्पिटेंट प्रीचर्स, इनकॉम्पिटेंट मानी अनेबल, अयोग्य, अक्षम, जो सक्षम नहीं है, तो ऐसे अक्षम या अयोग्य जो उपदेशक हैं धर्मों के, उनके द्वारा ऐसे जो उपदेश फैलाई जाते हैं, जो शिक्षाएं ऐसी दी जाती है, उनका ये जो रूइंड क्लॉक टावर है वो क्या है, सिंबल है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नॉकड आउट क्लॉक टावर का मतलब क्या है, रूइंड क्लॉक टावर का मतलब क्या है कविता में, तो ध्यान रखना ये लाइन भी। आगे देखो, थ्रू द रिमेन्स ऑफ द क्लॉक टावर अ जिगजैग स्काई इज विजिबल दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टॉर्टेड सोसाइटी एंड रिलीजन्स। तो थ्रू द रिमेन्स ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर का रिमेन्स मानी अवशेष, जब क्लॉक टावर को क्या कर दिया गया, वो क्लॉक टावर खुद ही समाप्त हो गया, टूट फूट गया, उसे ही तोड़ फोड़ दिया गया दंगों में, उसका ही समाप्ति कर दी गई, तो उसके कुछ अवशेष बचे हुए, रिमेन्स बचे हुए हैं, तो उस रिमेन्स के थ्रू, क्या, क्लॉक टावर के रिमेन्स के थ्रू, मतलब उसमें से होकर अ जिगजैग स्काई इज विजिबल, क्या दिखाई देता है, एक जिगजैग स्काई दिखाई देता है, मतलब आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा आसमान दिखाई दे रहा है, जिगजैग माने टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा आसमान दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो जो भी आपको क्लॉक टावर कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी शिक्षाएं दीक्षाएं, कुछ भी उपदेश दिखा रहा है, वो सबके सब कैसे हैं, जिगजैग के, खराब है, गलत है, डिस्टोर्टेड दिखा रहा है, तो जिगजैग स्काई इसमें दिखाई जाता है। तो जिगजैग स्काई यहाँ पे किसके लिए आया, इज विजिबल, जो कि विजिबल है, दैट जिगजैग स्काई इसमें दिखाई जाता है, दैट रिप्रेजेंट, जो कि प्रस्तुत करता है द डिस्टोर्टेड सोसाइटी एंड रिलीजन्स, किसको प्रस्तुत करता है जिगजैग स्काई,
किसको प्रस्तुत करता है? डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड मानी विकृत, विकृत, विनाश की ओर जो गया हुआ है, जो गलत है, खराब हो चुका। तो जो डिस्टोर्टेड डिफॉर्म सोसाइटी है, समाज है और रिलीजन, उसको ये प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है, प्रस्तुत करता है। कौन? जिग-जैग स्काई। ये भी ध्यान रखना है, जिग-जैग स्काई यहाँ पे किसको दिखा रहा है? आगे देखो, द पोइट मेक्स अ कंपेरिजन बिटवीन द पोस्ट राइट सिचुएशन एंड अ पीस मास टाइम बॉम्ब। फिर जो कवि है वो क्या करता है? तुलना करता है, तुलना करता है बिटवीन किसके बीच में? द पोस्ट राइट सिचुएशन, दंगों के बाद की, पोस्ट आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर राइट सिचुएशन, दंगों के जो बाद की स्थिति है उसके बीच में, और अब पीस मास टाइम बॉम्ब उसके बीच में क्या करता है? तुलना करता है। क्योंकि फिर दंगों के बाद में फिर से जब पीस मास टाइम बॉम्ब होता है तो जब पीस मास निकाली जाती है तो उसमें फिर से दंगे फसाद हो जाते हैं, टाइम बॉम्ब फोड़ दिया जाता है। द रॉन्ग प्रीचिंग्स डू नॉट जस्ट क्रिएट डिफरेंसेज। तो कवि के बताना चाह रहे हैं कि जो गलत उपदेश हैं, जो भ्रामक उपदेश हैं, जो रॉन्ग गलत शिक्षाएँ हैं, डू नॉट जस्ट क्रिएट डिफरेंसेज, सिर्फ वो क्या नहीं करती? सिर्फ दूरियाँ ही नहीं लाती, वो इंसानों के बीच में सिर्फ दूरियाँ ही नहीं लाती है। एंड हेट्रेड, और नफरत ही नहीं लाती है, सिर्फ दूरियां और हेट्रेड ही नहीं लाती है, बल्कि कोजेज डिस्ट्रक्टिव राइट्स, बल्कि कारण बनती है किनका? विनाशकारी दंगों का। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी राइट्स दंगों का कारण बनती है। जो रॉन्ग प्रीचिंग्स है वो सिर्फ डिफरेंसेज और हेट्रेड ही नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव राइट का भी कोज बनती है। आगे देखिए लास्ट लाइन में, इन द फाइनल लाइन्स द पोइट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर। फाइनल लाइन्स में पोइट ने किसके बारे में बात की है? पावर ऑफ नेचर। नेचर को सर्वोच्च बताया फिर पोइट ने कि नेचर करेगी फिर जो भी करना होगा। जो इंसान अपने आप में कुछ भी करते रहते हैं, हमारा धर्म ये, हम बचाएंगे उसको, हम वो बचाएंगे, लेकिन फिर नेचर करती है सब कुछ। तो इन द फाइनल लाइन्स द पोइट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर। आखिरी पंक्तियों में कवि नेचर की शक्ति के बारे में बताते हैं। एज ए प्रेसाइज एक्ट, किसके रूप में? वो भी एक प्रेसाइज एक्ट करती है। प्रेसाइज एक्ट मतलब सटीक कार्य, बिल्कुल सटीक, उचित, जो किया जाना चाहिए सही समय पर, वो कार्य कौन करता है? वो एक्ट कौन करता है? फिर वो कदम कौन उठाता है? नेचर उठाती है। एंड इट स्ट्रेटेजिकली क्रिएट्स, और फिर ये रणनीतिक रूप से जो नेचर है, नेचर है, क्रिएट्स निर्माण करती है, एन ओरा एक माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण तैयार करती है, ऑफ मैसिव थंडर स्टॉर्म्स। किसका? मैसिव मानी विनाश, बहुत भयंकर, बहुत बड़े भारी स्तर पर। थंडर स्टॉर्म मानी तूफान, भयंकर तूफान, गर्जना वाला तूफान जिसमें बिजली चमकती है, गर्जना होती है, वो तूफान बनाती है, निर्माण करती है। तूफान आता है भयंकर, मैसिव। वेयर एवरीथिंग सीम्स टू गेट डार्क एंड डिस्ट्रॉयड, जहाँ पे फिर उस तूफान में सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स टू गेट डार्क एंड डिस्ट्रॉयड, सब कुछ अंधेरे में और विनाश की ओर चला जाता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा हो गया है और सब कुछ नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। नेचर्स फ्यूरी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग लाइक ए प्रेसाइज एक्शन। और नेचर का जो फ्यूरी है भाई, नेचर को आएगा सबसे ज़्यादा गुस्सा। नेचर ही हमें पाल रही है, नेचर ही हमारा निर्माण कर रही है, नेचर की वजह से हम रह रहे हैं। तो नेचर का हक बनता है, जब नेचर को गुस्सा आ जाएगा तो ऊपर ले लाएगी, वो ठंडा स्टॉर्म लाएगी और वो विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वो सब कुछ विनाश कर देगी। लाइक ए प्रेसाइज एक्शन, किसके रूप में? एक सटीक कार्य के रूप में, उचित कार्य के रूप में। और इस कार्य को देखो क्या बताया गया है? नेचर के गुस्से को प्रेसाइज बताया गया है। ये वाजिब है कि नेचर को वास्तव में गुस्सा आना चाहिए ऐसे इंसानों पर, ऐसे उस पर जो ऐसा करते हैं धर्म के नाम पर, ये सब कुछ करते हैं और इंसान के आपस में लड़ते हैं। तो फिर इस वजह से नेचर का जो फ्यूरी है, जो एक्शन है उसका विनाश करने का, वो भी कैसा है? प्रेसाइज बताया गया है, सटीक और उचित बताया गया है। तो इस तरह से हमने इसमें समरी को देखा, समझा, पढ़ा, याद किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।